देखने वाले हैं। और डेंगू फीवर जो है एक ऐसा फीवर जिसमें हड्डी में और ऐसा दर्द मानो कि हड्डी टूट रही हो। मरीज बोलता है कि हमारी जो हड्डी है वो टूट रहा है। इस बुखार को हम लोग, इस फीवर को हम लोग जो है ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्रेक बोन फीवर जो नाम है वो 1780 में जो है कि फिलीपींस में एक एपिडेमिक डिजीज फैला था। और उस वक्त जो है कि जितने भी मरीज मिलते थे फीवर के, उन सारे मरीजों में, जितने भी मरीज मिलते थे उन सारे मरीजों में हड्डी में एक बहुत तेज दर्द होती थी। हड्डी ऐसा लगता था कि टूट रहा है। तो वही उसी वक्त से जो है इस फीवर को का जो नाम है वो ब्रेकबोन फीवर के नाम से जाना जाता है, या डेंगू फीवर के नाम से हम लोग। डेंगू फीवर जो है वो बरसात के दिनों में, या फिर ये जो है कि आपको जून जुलाई के बाद से लेकर और ये सितंबर अक्टूबर तक का जो टाइम होता है उसमें ये एपिडेमिक डिजीज के रूप में बहुत ज़्यादा फैलता है। ये जो डेंगू फीवर है वो एक तरह का वायरल डिजीज है और मॉस्किटो जो है कि इसको ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो अब शुरू करते हैं कि डेंगू फीवर है क्या और क्या क्या इसके सिम्टम हैं, क्या साइन हैं, और अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो क्या क्या हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको डेंगू फीवर से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उन सब सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डेंगू फीवर जिसको हम लोग कहते हैं, डेंगू फीवर जो है बेसिकली एक वायरल फीवर है। डेंगू इट इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। क्या है आपका एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय डेंगू वायरस। इसका जो कॉज है वो है डेंगू वायरस। करेक्टराइज बाय सीवियर बोन पेन। इस फीवर का सबसे बड़ा पहचान है कि हड्डी में बहुत तेज दर्द होता है और साथ में रैसेस विथ डाइफेजिक फिब्राइल एपिसोड। तो जो एक्यूट इन्फेक्शन है ये जो है कि बेसिकली क्या है कि एक बोन पेन है और इसमें बहुत तेज दर्द होती है और रैसेस आने लगते हैं। इसमें इस फीवर के 6वें दिन 6th डे में इसमें जो है कि बॉडी पे, पूरे स्किन पर एक तरह का रैसेस डेवलप होने लगता है। और ये रैश जो है एक तरह का इरप्शन डेवलप होने लगता है, धब्बा आने लगता है, जो कि खास करके पैर और हाथों में पहले आता है और उसके बाद बॉडी वाले पार्ट में आता है। इट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। डेंगू जो है वो बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। डेंगू जो है आपका वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। डेंगू कि आखिर डेंगू फीवर जो है किस वजह से होता है, तो डेंगू फीवर जो है पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के लिए, अगर किसी पर्सन को डेंगू है तो उस पर्सन से आपको डायरेक्ट डेंगू नहीं होगा। इसके लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, और वो कैरियर है द बाइटिंग ऑफ डेंगू इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्ट। बाइटिंग यानी कि जो मच्छर है, यानी कि जो एक फीमेल मच्छर है, यानी कि फीमेल मच्छर जिसको हम लोग एडिस एजिप्ट के नाम से जानते हैं। ये मच्छर जब किसी इन्फेक्टेड या डेंगू फीवर वाले पेशेंट को बाइट किया, उस वक्त वह वायरस जो है उस मच्छर के सलाइवा के थ्रू उसके माउथ में आ जाता है और उसके गट में चला जाता है, माउथ में आ जाता है। और वो जब गट में आ जाएगा और वो जब दूसरी बार जब किसी हेल्दी ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करेगा, जब हेल्दी ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा, तब ये वायरस जो है वो मॉस्किटो के जरिए, मच्छर के जरिए जो है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में चला जाएगा और उस हेल्दी ह्यूमन बींग्स में ये वायरस ट्रांसफर करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका मॉस्किटो है और इसको हम लोग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज में भी पढ़ते हैं। टाइप ऑफ डेंगू वायरस। अब हम देखते हैं कि जो डेंगू वायरस है, हम तो मॉस्किटो की बात की अभी, कॉज वो जो है कि सिर्फ होस्ट है उसको ट्रांसफर करता है। अब ये जो डेंगू वायरस है इसके 4 टाइप होते हैं। ये जो डेंगू वायरस है इसके 4 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो है डेंगू 1, जिसको हम लोग डेन 1 कहते हैं, दूसरे को हम लोग डेन 2 कहते हैं, तीसरे को हम लोग डेन 3 और चौथे को हम लोग डेन 4 के नाम से जानते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो बेसिकली जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से लेके 14 दिन, यानी कि तीसरे दिन से लेके और 14वें दिन के बीच में जो है कि सब पेशेंट में जो है इसका
सिम्टम आना शुरू हो जाता है। 3 से लेकर 14वें दिन में जो है इसमें पेशेंट में सिम्टम आना शुरू हो जाता है। ऑनसेट यानी कि इसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या है। क्लिनिकल फीचर में देखते हैं सबसे पहला जो है कि ये एक्यूट डिजीज है, ये कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, ये एक्यूट डिजीज है, तो इसका सिम्टम भी एक्यूट के जैसे आएगा। ऑनसेट इज एक्यूट। सबसे पहला जो इसमें सिम्टम आता है वो है हाई ग्रेड फीवर। इसमें हाई ग्रेड बहुत तेज बुखार आती है और यह बुखार का खास पहचान है कि 104 103 डिग्री फीवर पहले दिन ही आ जाता है। उसमें ठंडा लग के बुखार आना, पहले पेशेंट को ठंडा लगता है, उसके बाद रैगर आती है, अकड़न आती है, उसके बाद पसीना होना शुरू होता है। तो इसमें हीट, चिल और पर्सपायरेशन यानी कि तीनों, हीट, चिल और स्वेटिंग, तीनों चीजें एक साथ आती है। सिस्टम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसलिए इसको डाइफेजिक फीवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बॉडी में जो है बहुत ज्यादा तेज दर्द होती है, खास करके सीवियर पेन इन बैक, पीठ में, कमर में और पैर हाथ में बहुत दर्द होती है। और ये दर्द इस तरह का होता है ब्रेक बोन फीवर, हमने इसको हाईलाइट किया है यहाँ पे, ब्रेक बोन फीवर। ये ब्रेक बोन फीवर खास करके लॉन्ग बोन में, तो ये सीवियर पेन इन बैक एंड लिम्ब, स्पेशली लॉन्ग बोन, जितने भी लॉन्ग बोन है आपके, चाहे वो फीमर हो, टिबुला हो, फिबुला हो, रेडियो हो, अल्ना हो, इन सब बोन में ना बहुत तेज ऐसा दर्द जैसे लगता है कि हड्डी टूट रहा हो। उसके बाद जो है कि छठे दिन जो है पेशेंट में, छठे दिन जो है वो रैसेस आना शुरू हो जाते हैं। छठे दिन जो है रैसेस आना शुरू हो जाता है, रैसेस ऑन स्किन। 6 डे जो है इसमें रैसेस आने लगते हैं। उसके साथ जो है कि आई में भी पेन होते रहते हैं, आई में बर्निंग सेंसेशन होता रहता है। उसके साथ साथ जो है कि नोजिया एंड एपेटाइट, नोजिया, इसको नोजिया भी हो सकता है, उल्टी के जैसा मन होता रहता है, क्योंकि भूख नहीं लगती है इसको, जो है कि इसकी भूख खत्म हो जाती है, एपेटाइट पूरा लॉस रहता है। साथ में है कि इसका टेस्ट भी लॉस हो गया रहता है, टेस्ट भी लॉस रहता है। और सोर थ्रोट, कई बार तो फीवर में है कि इरप्शन जो है कि आप देखेंगे लिप्स के चारों तरफ जो है कि इरप्शन निकल आते हैं फीवर में, तो टेस्ट का लॉस होना, सोर थ्रोट होना, या कफ, खांसी, सर्दी के साथ भी ये फीवर हो सकता है कि आए। अब हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये तो अभी तक हम देखें कि क्लिनिकल फीचर था, सिम्टम क्या क्या पेशेंट में आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि हम पेशेंट को कैसे पहचानेंगे कि ये मलेरिया है या डेंगू है या टाइफाइड है, कौन सा फीवर है, या मिजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला कहता है कि इसका जो फीवर है, टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, टेम्परेचर राइज एज सैडल बैक टाइप, यानी कि एक खास तरह का पैटर्न जिसमें पहले दिन ही 103 104, फिर दूसरे दिन थोड़ा फीवर घटता है, तीसरे दिन घटता है, फिर चौथे 5वें दिन से जो है कि इसका फीवर बढ़ने लगता है। हम इसका आपको ग्राफ ये दिखा रहे हैं, आप ये ग्राफ को जो है कि स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये ग्राफ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस फीवर को डायग्नोज करने में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने में। दूसरा है कि रैश अपीयर ऑन 6 डे। हमने आपको पहले भी बोला कि रैश जो है, इरप्शन है, खास करके इसमें जो इरप्शन है वो मिजल्स के जैसे इरप्शन आते हैं। पहले जो है इरप्शन डेवलप ऑन हैंड एंड फीट, और उसके बाद जो है ये इरप्शन जो है ओवर द ट्रंक, यानी कि पूरे जो है कि आपके एब्डोमेन और थोरेक्स एरिया में ये फैलता है, और फेस तरफ ये नहीं जाता, ये रेयरली जाता है फेस तरफ, ये इसके जो है वो नहीं जाते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी, कई बार जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी, पूरे बॉडी में जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है उनमें छोटे छोटे ग्लैंड लगे हुए हैं, वो सारे ग्लैंड में भी जो है कि स्वेलिंग हो जाता है, लेकिन खास करके स्पेशली सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है इसमें बढ़ता है। पल्स अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, पल्स रेट जो है कम मिलेगा, हार्ट रेट आपको कम मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं, हार्ट रेट कम हो जाने को हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ इसमें है कि हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट गिरते हैं, साथ में है कि प्लाज्मा लीकेज होने लगते हैं, हेमरेज होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कमने लगते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट जो है हाइपोटेंशन में भी जाता है। तो ये था आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आगे हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, अगर इस तरह परेशानी पेशेंट को आ सकता है, अगर इसको मैनेज नहीं किया गया, अगर ये टाइम से ठीक नहीं हुआ, तो पेशेंट के साथ आगे क्या क्या हो सकता है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है पेशेंट में कि हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन। पेशेंट अगर ठीक नहीं हुआ, अगर इस पेशेंट को सही से मेंटेन नहीं किया गया, मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो इसमें डेवलप करता है हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन।
हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन में ये डेंगू के ही एडवांस फॉर्म है, यानी कि सीवियर डेंगू जिनको हम लोग कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू में जब ये डेंगू 10 दिन या 12 दिन के बाद जो है, या 9 दिन 5 दिन के बाद जो है, ये फीवर में हेमरेज होने लगते हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगना, जीआईटी से ब्लड ब्लीडिंग होने लगना, स्टूल के साथ ब्लड का आना, स्किन पर बहुत सारे पिकैची या इचिमोसिस बनने लगना। तो ये सब चीज़ें जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर में चला जाता है, और इस समय पेशेंट को जो है कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है टाइम से करना। उसके साथ साथ डेंगू शॉक में जा सकता है पेशेंट को। अब ये डेंगू शॉक क्या होता है कि बेसिकली कोलैप्स, शॉक का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है कि जितना ब्लड सप्लाई करना चाहिए था किसी ऑर्गन में उतना नहीं करता है, या पूरे बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम लोग शॉक कहते हैं। और ये डेंगू फीवर के दौरान होता है, इसलिए हम लोग उसको डेंगू शॉक कहते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन था DHF यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर, और दूसरा था DS यानी कि डेंगू शॉक में पेशेंट जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइराइटिस, उसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया यानी कि इन्फ्लामेशन इन द मिडिल लेयर ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। इंसेफेलाइटिस, पेशेंट को इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, और एनीमिया, सीवियर एनीमिया, क्योंकि ब्लड लॉसेस हुए हैं, ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, RBC भी हेमरेज में लॉस होगा, तो वहां पर पेशेंट को एनीमिया डेवलप करने के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि हेमरेजिक फीवर क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो हेमरेजिक फीवर, अगर हम किन चीज़ों को अगर हमें देखने को क्लिनिक में मिलता है या पेशेंट में, तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है कि DHF का हो गया है, यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर का है। तो सबसे पहला कहता है कि डेंगू फीवर के जो सिम्टम थे, आप देखे थे कि डेंगू फीवर के सिम्टम और प्लस हेमरेजिक टेंडेंसी उन सब चीज़ों को, जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, इंजेक्शन साइट, अगर आप जहां पर इंजेक्शन लगा रहे हैं वहां से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, GIT, तो ये चीज़ है। दूसरा है पिकैची या परप्यूरा, स्किन पर अलग अलग साइज के 1 सेंटीमीटर का या 1/2 सेंटीमीटर का जो है कि रैसेस डेवलप होने लगते हैं, छोटे छोटे दाने, लाल दाने जो है कि आने लगते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेशेंट में जो है प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से गिरता है, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट काउंट जब 1.5 लाख से नीचे आ जाता है, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मल प्लेटलेट रेंज जो है आपका 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख क्यूबिक mm होता है, लेकिन जब ये 1.5 लाख से नीचे आ जाता है। अगला जो है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम, हमने देखा कि डेंगू शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता क्या है, तो डेंगू शॉक का मतलब हुआ कि DHF यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम के साथ साथ जब सर्कुलेटरी सिस्टम के सिम्टम भी आने लगे, जब BP लो होने लगता है पेशेंट का BP जो है 80, 90 या उससे नीचे आने लगता है, 120, तो आप जानते हैं कि 120/80 जो है mmHg जो है कि नॉर्मल BP होता है, लेकिन अब उससे 110 हो गया, 100 हो गया, 90, 80 जब BP होने लगता है, तो उस समय जो है कि ये पेशेंट, अगर इसको मैनेजमेंट नहीं किया गया तो ये पेशेंट जो है शॉक में चला जाएगा। और इस शॉक के वजह से, इस फेल्यूर के वजह से जो है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आए। तो क्या क्या सिम्टम दिखेगा पेशेंट में, पहला तो आपको जो कि उसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल से कम मिलेगा, यानी कि हाइपोटेंशन मिलेगा। दूसरा है कि क्लेमी स्किन जो है वो ठंडा हो जाएगा, स्किन ठंडा हो जाएगा। पेशेंट का जो रिस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन एयर जो है वो ठंडा होने लगेगा। पेशेंट में जो है अलग अलग जगह पर आपको साइनोसिस मिलेंगे, साइनोसिस खास करके नेल जो है ब्लूइश होने लगते हैं। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब हम इस तरह का अगर कंडीशन आता है किसी पेशेंट में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसको डेंगू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि TLC कराते हैं, और TLC आपका घटा हुआ मिलेगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पेशेंट का जो है कि डाउन मिलेगा। DLC में न्यूट्रोफिल जो है कि आपका बैलेंस रहेगा, नॉर्मल ही रहता है, और सारे कंपोनेंट जो है कि नॉर्मल टाइप के ही दिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल प्लेटलेट काउंट। अब ये वायरल था तो इसमें आपको जो है कि एक्यूट कंडीशन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल प्लेटलेट काउंट जो है पेशेंट में वो घटा हुआ मिलेगा। टोटल प्लेटलेट काउंट जो है हम यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं कि रिपोर्ट में मिलेगा आपको 1.5 लाख या नॉर्मल से कम मिलेगा, या फिर जो रेंज है 1.5 से लेकर 4.5 उसमें आपको रेंज मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ पेशेंट।
पेशेंट के ऊपर ये वेरी करेगा कि कितना प्लेटलेट काउंट मिलेगा। और इसका जो सबसे स्पेसिफिक जांच है वो है एलाइजा। एलाइजा यानी कि एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें हम लोग एंटीबॉडी पेशेंट के ब्लड सीरम से जो है कि ये जांच करते हैं। तो एलाइजा फॉर डेंगू रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा पॉजिटिव। और अब जब रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव मिल गया कि एलाइजा फॉर डेंगू और टोटल प्लेटलेट काउंट घटा हुआ है और टीएलसी, तो आप यहाँ पर अब ये एकदम ये श्योर हो जाता है कि पेशेंट को डेंगू ही है। अब नो स्पेसिफिक मेडिसिन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस के ऊपर कोई भी मेडिसिन का एक्शन नहीं होता है, और कोई भी मेडिसिन नहीं है जो वायरस एंटीवायरल मेडिसिन हो, इसलिए हम लोग वहां पर एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करना होता है। अब स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होने की वजह से हम लोग इस पेशेंट को मैनेज करते हैं सिम्टोमेटिकली। पेशेंट को हम लोग मैनेज करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे पेशेंट को अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स, अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। अगर एंटी हेमरेजिक, अगर पेशेंट को अगर कहीं पर से हमको ऐसा लगता है या प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है या हेमरेज हो रहा है, तो हमको वहां पर एंटी हेमरेजिक मेडिसिन चलाना होगा। उसके साथ जो है कि पेशेंट का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का भी जो है कि जांच करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट कम है तो उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं। साथ में आईवी फ्लूइड थेरेपी करते हैं कि ब्लड वॉल्यूम जो है कि मेंटेन रह सके। उसके साथ साथ हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी अगर जरूरत पड़ती है, एसओएस एज नीड फॉर की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा 60,000 हो गया हो या 70,000 या 50,000, तो उन केसेस में, और अगर हेमोग्लोबिन का भी जो है कि 8 हो गया हो, 7 हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग टोटल यानी कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट सिर्फ कम है पेशेंट में तो हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का काम सिर्फ करते हैं, और उसमें हम लोग पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? अगर इस तरह का हमने जांच कराया कि पेशेंट को डेंगू है और इस तरह के सारी चीज हो गए, तो अब हम पेशेंट को क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जिससे कि पेशेंट को, तो सबसे पहला मैनेजमेंट है कि पेशेंट को हम लोग को बेड रेस्ट देना है। पेशेंट को पहला हमको बेड रेस्ट करना है, अवॉइड एनर्जी ड्रिंक, कोई भी तरह का ड्रिंक नहीं लेना है, जैसे अल्कोहल है, कॉफी है या टी है, कॉफी है, चाय है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह के कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स उसको नहीं लेने हैं। साथ में कि उसको जो है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ है कि करिका पपाया लीफ जूस, अगर पपीता के पत्ते का जूस अगर मिल सकता है तो वो पपीते का पत्ता का जो है कि जूस पिए। इससे क्या होगा कि ये आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। यानी कि अगर आप पपीते के पत्ते का जूस पीते हैं या पपीते का पत्ता को अगर खाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है जल्दी नहीं नीचे गिरेगा, और प्लेटलेट को बनाने में जो है ये करिका पपाया बहुत मदद करती है। आप पपीता की सब्जी भी खा सकते हैं, और साथ में ड्रिंक गोट मिल्क, अब आप ड्रिंक बकरी का दूध अगर मिल सकता है तो हैं, और इससे पीने से आपका जो है कि प्लेटलेट काउंट, और गोट मिल्क में एक प्रॉपर्टी होती है एंटीवायरल प्रॉपर्टी, जिससे कि वायरस को आप आसानी से किल कर सकते हैं। अवॉइड स्पाइसी एंड फास्ट फूड, आप जो है कि अवॉइड करिए फास्ट फूड और स्पाइसी फूड को, और इजीली डाइजेस्टेबल फूड को खाना है। और साथ में प्लेंट्री वाटर यानी कि साफ पानी पीना है, फ्रेश वाटर आपको लेने हैं, फ्रेश फूड लेने हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है कि आपको खाने हैं।